Hello dear friends, you are most welcome at Study IAS with PN Sharma. Dear friends, आज हम 11 मई 2020 द हिंदू का उन न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी स्टूडेंट जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो स्टडी IAS कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से आपको प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से संबंधित कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मेल इन सभी से आप जुड़ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट प्रिपरेशन की उठा सकते हो। अनअकैडमी पर 3 डायनामिक बैचेस फॉर फुल 1 ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है 11 मई से फॉर यूपीएससी 2020 एंड 21। ये एक डेडिकेटेड टीम है जो आप अच्छे से देख सकते हो। जीएस हिंदी बैच भी यहाँ स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो प्लस पर तो ये 8,000 का पड़ता है, लेकिन अगर 24 मंथ्स का ले रहे हो तो ये 2,000 पर मंथ मीन्स 75% लगभग ऑफ मिलता है। उसके बाद अगर आप स्टडी IAS कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी इस पर मिलेगा, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। अगेन अगर हम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन देखें तो यहाँ पर 1 मंथ का 8,000 एंड 12 मंथ के हिसाब से ये पड़ता है आपको 3,333 पर मंथ मीन्स आपको 58% ऑफ एंड आप अगेन स्टडी IAS कोड यूज कर एक्स्ट्रा 10% का बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पर फी है 40,000, आप उसको 10% और इसका लाभ उठाकर 36,000 इसका बेनिफिट ले सकते हो। आप अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी CSE प्रीलिम्स इसका आप जरूर लाभ उठाओ। फ्री एनरोल है तो आप अपनी रैंकिंग इससे जांच सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू एनालिसिस। 11 मई 2020 यहाँ पेज नंबर 1 से लेकर 3 पर हमारे लिए यूपीएससी लाइक कोई न्यूज़ नहीं है। हम देखेंगे पेज नंबर डायरेक्टली 4 पर। यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम एंश्योर सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट जजेस। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। पेज नंबर 6 पर एडिटोरियल है, ये पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड कैसा होगा इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इन्होंने जो मेन पॉइंट्स लिखे हैं उसके बारे में, यहाँ पर जो मजदूर थे वो ट्रैक पर सो रहे थे उसके कारण मारे गए थे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट इस पर पहले डिस्कशन कर चुके हैं। कमिंग टू टर्म्स, सेंटर स्टेट मस्ट एनफोर्स वायरस कंटेनमेंट एंश्योर मेजर्स अज्यूमिंग कम्युनिटी स्प्रेड। यहाँ पर अगेन ये कोरोना वायरस से संबंधित है। द एपिडेमिक एंड एंश्योरिंग सेफ्टी इन कोर्ट्स। ई कोर्ट में कैसे कोरोना वायरस से लोगों को बचा सकते हैं। ई कोर्ट्स में डायरेक्टली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सब होता है। तो सेफ्टी इन कोर्ट्स, यहाँ पर ई कोर्ट का अभी ये कहा गया है कि कोरोना वायरस से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ई कोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कई जगह विदाउट कोरोना वायरस के समय भी ई कोर्ट्स चल रहे हैं, जैसे दिल्ली जो हाई कोर्ट है इसने कई जगह ई कोर्ट चला रखे हैं जहाँ पर टैक्स से संबंधित जो भी ट्रैफिक चालान है उससे संबंधित मामले वहाँ सुलझाए जाते हैं। इसका आप एक सुझाव लिख सकते हो कि आफ्टर कोविड-19 ई कोर्ट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कई जगह, जैसे अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कोई शामिल है, टेररिस्ट के केसेज को लड़ने के लिए, या फिर जो विकलांग है उनको बार बार आप अदालतों में ना जाना पड़े, उनके लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपल से 2-3 पॉइंट्स इसमें याद रखना है, अननेसेसरी अपना टाइम खराब ना करें इसके चक्कर में। पेज नंबर 7 पे रेस्पॉन्डिंग टू कोविड-19 एट दी ग्रास रूट, यहाँ 73rd अमेंडमेंट एक्ट, बस उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हमको याद रखना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 23 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 8 पर, नेपाल टू बीफ ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी, तो ये हम डिस्कशन करेंगे। काला पानी से रिलेटेड एक न्यूज़ है।
ये कल का क्वेश्चन IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया। अब देखते हैं इसका। फर्स्ट है जैव विविधता मीन्स बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स से संबंधित एंडेमिक पशु और मीन्स एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल्स की जातियों की सूची, ये जारी करता है हॉट स्पॉट्स की सूची कंजर्वेशन इंटरनेशनल, CI, याद रखना कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा ही जारी की जाता है। तो ये तो क्या हो जाएगा गलत, ये IUCN की लिस्ट नहीं है। संकटग्रस्त थ्रेटन प्लांट एंड एनिमल की सूची, तो राइट आंसर यहाँ पर सेकंड है। थर्ड और देखते हैं, यहाँ पर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित जो संरक्षित स्थलों की जो हम देखते हैं हेरिटेज साइट जितने भी हैं उनके लिए कौन निकालता है, यूनेस्को। तो ये क्या हो जाएगा गलत, तो सेकंड आंसर इसमें राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा ओनली बी। तो जिन लोगों ने बी आंसर किया है उन सभी को बधाई। जिन लोगों का गलत भी होता है टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे हम सीखते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो डोंट वरी अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो। 11th में अब स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूज। तो यहां पर फर्स्ट न्यूज हमारे लिए कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है सबसे पहले हमको ये जानना है। अपॉइंटमेंट मीन्स नियुक्ति एंड ट्रांसफर ऑफ जजेज, जो भी ट्रांसफर है जजेज का वो कैसे होगा, ये किसके द्वारा होता है, कॉलेजियम। ट्रांसफर कहाँ, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेज दिया। इससे संबंधित 4 केसेज आए थे। फर्स्ट जजेज केस 1982, इसमें कहा गया परामर्श मीन्स जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, हमारे संविधान में ये कहा गया है कि जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। तो कंसल्टेशन यहाँ पर जो CJI है उससे परामर्श होकर ये काम किया जाएगा। अब हमको जो याद रखना है कि पहले जो फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो CJI जो चीफ जस्टिस इंडिया के साथ जो परामर्श है उसमें ये नहीं है कि सहमति कि वो परामर्श दे और सहमत करे तभी आप अपॉइंट करो, ऐसा नहीं है। केवल ये क्या है, विचारों का आदान प्रदान। अगर आपको विचार सहमत लगते हैं CJI से तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपॉइंट कर सकते हो। सेकेंड जजेस केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड जो फर्स्ट जजेस केस में उसको बदल दिया। अब क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप जो कंसल्टेशन कर रहे हो, परामर्श कर रहे हो, वो सहमति है, वो जब सहमति देगा तभी आप क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो जजेज को। लेकिन यहाँ ये भी कहा कि कंडीशन एक है यहाँ पर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 अन्य सीनियर मोस्ट जजेज के साथ क्या करेगा, कंसल्टेशन करेगा, तभी जाके उसकी जो परामर्श है उसको क्या माना जाएगा, कंप्लीट। मींस जब तक 2 अन्य सीनियर जजेस के साथ वो कंसल्टेशन नहीं करेगा तब तक इसको पूरा नहीं माना जाएगा प्रोसेस को। थर्ड जजेस केस में क्या किया, इस 1+2 को क्या कर दिया 1+4, मींस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, इनके द्वारा जब सिफारिश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए जजों को तो बाध्यकारी होगा गवर्नमेंट के लिए। आगे थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि क्या होता है। फोर्थ जजेस केसेस में क्या हुआ, फोर्थ, और यहाँ पर एक कंडीशन और था कि यहाँ 5 है, अगर 2 जज भी का मत भिन्न है तो वो सिफारिश मिस रिकमेंडेशन के लिए नहीं भेज सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। फोर्थ जजेस केस में 99th संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था संविधान में 2014 में, उसको असंवैधानिक घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इसके द्वारा बनाया गया था एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 ये बनाया गया था। इसके तहत कोलिजियम की जगह इसको लाया गया था। अब ये रिकमेंडेशन करता किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इसको निरस्त कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका, उसमें पावर ऑफ सेपरेशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसीलिए आप न्यायिक नियुक्ति में दखल नहीं दे सकते कार्यपालिका के लोग, इसीलिए इसको क्या कर दिया। अब इसमें क्या प्रावधान था, इसमें सदस्य कितने होते हैं एनजेक में, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, एक यूनियन लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज मीन्स जो ज्ञाता हो किसके, न्यायिक अधिकारों के। इन दोनों का जो सिलेक्शन होता वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कैसे होता, 3 मेंबर्स की कमेटी बनती सिलेक्शन, जिसमें PM, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, ये 3 लोगों के द्वारा इन 2 लोगों को चुना जाता। और ये टोटल कितने हो गए, 6 लोग। अगर 6 में से 2 ने भी वीटो कर दिया तो वो सिफारिश गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी अपॉइंटमेंट के लिए।
अब देखते हैं लास्ट एंड फाइनल, कोलेजियम सिस्टम जो चल रहा है प्रेजेंट में वो कैसा है। अपॉइंटमेंट, अगर नियुक्ति करनी रही सुप्रीम कोर्ट में जजों की तो 1+4 मीन्स एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट की। अगर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी है तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। तो यहाँ 1+2 को कोलेजियम रहता है हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति या हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात हो तो 1+4। अगर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाना हो तो चीफ जस्टिस आजकल जो थर्ड जजेज केस में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला है कि अब एज के हिसाब से बनेगा, जो सीनियर मोस्ट रहेगा वो ही क्या बनेगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर करना हो तो 1+4+2 का कोलिजियम काम आता है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का CJI, 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक जहां से किसी जज को भेजा जा रहा है और एक जहां पर भेजा जा रहा है वहां दोनों हाई कोर्ट के क्या चीफ जस्टिस। तो ये कोलिजियम सिस्टम है, याद रखना। पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड कैसा होगा, तो यहां पर क्या क्या डायमेंशंस रखे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आर्टिकल की पूरी लैंग्वेज हमको लिखने की जरूरत नहीं, हमको वो लैंग्वेज लिखनी है जो हम एग्जाम में लिख सकें। तो हार्ड लैंग्वेज हमको यूटिलाइज नहीं करना है। डायरेक्टली क्या लिखना था हमको, सिर्फ पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में 5 मेन डायमेंशंस बताए गए इस आर्टिकल में कि एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले टाइम में बढ़ेगी, इंडिया एंड चाइना, जबकि और जो जितने भी देश हैं वेस्टर्न कंट्रीज वहाँ कहीं ना कहीं रिसेशन आएगा, प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। पोस्ट कोविड-19 को लड़ने में वहाँ बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई है, मीन्स बहुत सारे लोग मरे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम वहाँ चल रही है, जबकि एशिया इनसे बचा हुआ है। यूरोपियन यूनियन कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहा, ब्रेग्जिट होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा है। इंग्लैंड बाहर हो रही है, तो ये क्या हो, टेंशन वाली बातें हैं, किसके लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए कमज़ोर हो रही है। चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है, साथ में कमज़ोर जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल के वो कमज़ोर हो रहे हैं। चाहे WTO को लो, WTO में कोटा रिफॉर्म्स नहीं हो रहा, वहाँ पर जो भी डिस्प्यूट रेजुलेशन प्रोसेस है वो लेट हो रही है। जो अमेरिका है वहाँ चुनाव नहीं होने दे रहा है, रिफॉर्म्स नहीं होने दे रहा है। WHO की अगर बात करें तो वित्त की कमी है, अमेरिका इसमें वित्त रोक दिया है। डाटा आंकड़े सही नहीं प्रकाशित करने के आधार पर इसकी आलोचना की जा रही है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होने का एक बात बताए, मीन्स कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है देशों के बीच में WHO को लेकर। एनर्जी की अगर बात करें पोस्ट कोविड-19 तो यहाँ एनर्जी के लिए कहा गया कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। ट्रेडिशनल एनर्जी जहाँ से हमको पेट्रोल डीजल है उसकी मांग कम हो सकती है, तो जब मांग कम होगी या फिर जो नॉन ओपेक कंट्रीज है जैसे रसिया, ये अगर मार्केट में ज़्यादा सप्लाई करते हैं ऑयल की, अमेरिका अगर ऑयल सप्लाई ज़्यादा करता है तो क्या होगा, ऑयल वार चलेगा वर्ल्ड के बीच में, ताकि जो प्राइजेज हैं वो कम होगा, तो इससे कई देशों को नुकसान होगा। यहां पर राइजिंग चाइना एंड USA, पहले इन दोनों में कोऑपरेशन था, मीन्स समन्वय था, आपस में सहयोग करता था। आजकल इनमें कंपटीशन की भावना देखी जा रही है लगभग 1-2 साल से, क्योंकि ट्रेड वार चल रहा है दोनों के बीच में, टेक्नोलॉजी वार चल रहा है। टेक्नोलॉजी मीन्स 5G, हुआवे जो कंपनी है चाइना की, उस पर बैन लगा दिया अमेरिका ने। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी वार, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं दोनों देश। ट्रेड वार, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे, मीन्स आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, साथ में आयात शुल्क लगा रहे हैं, आयात शुल्क को बढ़ा दिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ दिया गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, ये UPSC से संबंधित क्वेश्चन आ भी चुका है इस पर 2016 में डायरेक्टली, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस देश का एक प्रोजेक्ट है। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की बात की कि ये कमजोर हो रहे हैं। ब्रेटन वुड हमने देखा था 1994, 2 दिन पहले हमने न्यूज में डिस्कशन किया था IMF का। 1994 में IMF एंड IBRD जो वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन दोनों का ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा क्या किया गया था, स्थापना। इन्हें ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन या फिर ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है इंडिया को काउंटर करने के लिए। चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सभी बन रहे हैं। साथ ही में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हम आगे देखेंगे कि क्या है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक किसी समय दैनिक जागरण के पेज नंबर 3 पे आया था, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमको समझना है बस इसको। ये चाइना की एक परियोजना है जो 2013 में आई थी। इसमें क्या किया जा रहा है, बेल्ट मीन्स लैंड रूट, यहाँ बेल्ट का मतलब क्या है, लैंड, जमीन पर रेल और रोड बनाई जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कौन कौन से रीजन्स को इसमें जोड़ा जाएगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका,
में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सभी को इससे जोड़ा जाएगा। एम क्या है? सभी महाद्वीपों को रोड, रेल और सी रूट से जोड़ना। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। सी रूट 21 सेंचुरी का मैरीटाइम सिल्क रूट बनाया जाएगा। मीन्स मैरीटाइम सिल्क रूट मीन्स जो पहले प्राचीन समय में एक पूरा चाइना का व्यापार होता था, तो उस समय इनका मैरीटाइम सिल्क रूट चलता था व्यापार के लिए। तो 21वीं सेंचुरी में भी ये वैसे ही बनाना चाहता है। इसकी आलोचना किस आधार पर हो रही है? कि चाइना ऐसा करके दूसरे देशों को ऋण जाल में फंसा रहा है, डेट ट्रैप पॉलिसी में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मीन्स जो हिंद महासागर उसके चारों तरफ दूसरे देशों के एयरपोर्ट्स पर, दूसरे देशों के पोर्ट पर, इन सभी पर धीरे धीरे कब्जा कर, उन पर लीज कर, उनको ब्याज ज्यादा देकर एक तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है चारों तरफ से, मीन्स मोतियों की माला। और ये हिंद महासागर को घेरना और इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है। पीओके से गुजरती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि दूसरे देशों की जो सॉवरेनिटी है उसका ध्यान यहाँ नहीं रखा जा रहा है, संप्रभुता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, दूसरे देशों की बाउंड्री का यहाँ रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन को लेकर आक्रामकता दिखाता है। 9 डैश लाइन मीन्स दूसरे देशों की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मीन्स अगर साउथ चाइना सी का अगर यहाँ डायग्राम दें तो दूसरे देश, अगर एक देश यहाँ तो लगभग 200 नॉटिकल माइल तक उसका क्षेत्र रहता है किसी दूसरे देश का, तो इतना क्षेत्र अगर छोड़ दो कोई देश यहाँ पर है तो चाइना केवल यहाँ इस एरिया पर अपना कब्जा जमा सकता है। लेकिन चाइना ने दूसरे देशों का भी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें भी अपना क्या बता रहा है? दावा कर रहा है और बोल रहा है कि जो 9 डैश लाइन जा रही है, मीन्स 9 डैश करते हुए यहाँ पर साउथ चाइना सी का अगर एग्जाम्पल ले तो ये 9 डैश इसने खींच रखा है। मीन्स इसने बोलता है कि हिस्टोरिकल जो मेरी 9 डैश लाइन के हिसाब से क्या चलेगी, मेरा इसमें अधिकार है। तो 9 डैश लाइन एक क्या है? चाइना का क्लेम किस पर? साउथ चाइना सी, कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है इस पर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमको जानने की जरूरत है। ये कभी भी आए तो इसको ऐसे लिखना हमको, चीन के सिनजियांग प्रांत के कासगर शहर से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जोड़ता है। भारत का विरोध क्यों है? क्योंकि पीओके से गुजरता है। चीन को फायदा क्या होगा? मध्य एशिया और यूरोप से आसानी से पहुंच सकता है। इसके 300 किलोमीटर का भाग है जो सड़क, रेल, पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर मीन्स इंटरनेट सभी से पाकिस्तान को जोड़ेगा। अब यहाँ एग्जाम्पल मीन्स डायग्राम के साथ आप अच्छे से समझ सकते हो, बहुत इजी है। इंडिया का डायग्राम, यहाँ पर पीओके, यहाँ चाइना का कासगर शहर, सिनजियांग प्रांत जो है उसका कासगर शहर, यहाँ से पीओके होते हुए पाकिस्तान होते हुए जो हिंद महासागर में यहाँ पर अरब सागर का जो पार्ट है वहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, उस पोर्ट में जोड़ा है कनेक्टिविटी यहाँ पर डायरेक्ट आके। अब यहाँ से ये क्या करेगा? यहाँ से होते पर्शियन गल्फ होते हुए डायरेक्टली जितने भी मध्य में वहाँ तक पहुँच सकता है, यूरोप तक, यूरोपियन कंट्रीज, जो मध्य एशिया वहाँ तक पहुँच सकता है। हमने क्या किया है? ईरान में चाहबार पोर्ट यहाँ इसी के पास में बना रहे हैं। अब हम क्या करते थे पहले, हमको जब अफगानिस्तान जाना रहता था तो हम अटारी बॉर्डर से होते पाकिस्तान ऐसे हमको जाना पड़ता था। अब हमने क्या किया? मुंबई से सीधा सी रूट हमने लिया है, चाहबार पोर्ट ईरान होते हुए हम अब पाकिस्तान के काबुल में पहुंच सकते हैं। तो यह हमको अल्टरनेट रूट मिल गया है, किसके द्वारा? ग्वादर पोर्ट के द्वारा। चीन की पहुंच क्या कहाँ तक होगी? यूरोप, मध्य एशिया। आसान क्या होगा? BRI का भाग, बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट के द्वारा, याद रखना। अब यूएसए द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से हमारा जो चाहबार पोर्ट का निर्माण कार्य है उस प्रभावित हुआ है। इंडिया के लिए चाहबार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यूरोप तक हमारी आसानी से पहुंच होगी। तो ये याद रखना, इस डायग्राम के द्वारा आप ऐसा इजीली समझा सकते हो एग्जामिनर को। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये हमको पता है कि इसके द्वारा पंचायतों की स्थापना की गई थी 1992 में। पंचायत जो थे उनको संवैधानिक अधिकार दिए गए थे। तो ये लक्ष्मीकांत के चैप्टर से आप इसको पढ़ सकते हो कि इसमें 1/3 महिलाओं का अधिकार था। राज्य चुनाव आयोग इसमें बनाया गया, राज्य वित्त आयोग इसमें बनाया गया है, कैसे चुनाव होंगे 5 साल में, कहाँ कहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, ये सभी आप पूरा कहाँ पढ़ोगे? लक्ष्मीकांत के चैप्टर में। हमारे यहाँ जो दिया गया, पंचायतों की प्रॉब्लम क्या चल रही है? एनफ फंड नहीं है, उनको जितने अधिकार दिए गए वो ट्रांसफर नहीं किए गए, जितने विषय ट्रांसफर करने थे 29, वो 29 जो सब्जेक्ट्स थे जिन पर वो अधिकार था, लॉ बना सकते थे पंचायत, उन पर डिसीजन ले सकते थे, वो अभी पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हुई है। कई जगह तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे, जैसे तमिलनाडु में काफ़ी दिनों से इलेक्शन रुके हुए हैं, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल जो पंचायत उनके। स्टेट लेवल का कंट्रोल ज़्यादा है, ये इसलिए किया गया था ये कि पंचायत लेवल पर जो लोग हैं उनका कंट्रोल रहे, जबकि गवर्नमेंट के अधिकारी ज़्यादातर कंट्रोल करके ही रखते हैं।
केरला का एग्जाम्पल दिया है, जो हमको याद रखना है कि पंचायत में फंड केरला ने काफ़ी पहुंचा है, ये बहुत अच्छी बात है। और कुडम्बश्री एक मॉडल है जिसके तहत क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं वहां पर केरला में महिलाओं के। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो 65% इलेक्टेड मेंबर, पंचायतों में जो इलेक्टेड मेंबर है 65%, वो इसकी क्या है, सदस्यता ले रखी है। तो इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा इसमें सहायता मिलती है। कोई भी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम आई तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकती है। फंडामेंटल राइट्स लेबर मीन्स लोगों के लिए, लेबर श्रमिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स कहाँ से है, आर्टिकल पर द हिंदू के पेज नंबर 7 पे एक आर्टिकल था। यहाँ एक हमको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, PUDR पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ 1982 का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट 23 मीन्स आर्टिकल 23 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है उसमें बलात् श्रम माना जाएगा यदि जो श्रमिक है उसकी इच्छा से उसको कार्य ना मिले या फिर इच्छा से कार्य ना कर सके। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स है, जैसे एग्जाम्पल ले हम यूपी गवर्नमेंट का, उसने 3 साल के लिए जो लेबर लॉज हैं उसको सस्पेंड कर दिया है। अब जब लेबर लॉज सस्पेंड हो जाएंगे तो एक तरह से पहले जो लेबर था उसको जो सिक्योरिटी मिलती थी अब वैसी सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि अगर चांसेज हो कि नुकसान हो जाए श्रमिक को, तो जब श्रमिक को नुकसान होगा तो वो चाहेगा कि ऐसी जगह काम ना करें, लेकिन जब काम मिलेगा ही नहीं तो उसको मजबूरी में करना पड़ रहा, मीन्स उसको दिमाग से काम नहीं करना चाहता लेकिन पैसे नहीं मिल रहे हैं तो पैसे के लिए काम करना ही पड़ेगा। तो एक तरह से उसके आर्टिकल 23 का मीन्स एक तरह से बलात् श्रम इनडायरेक्टली करवाया जा रहा है न चाहते हुए भी। तो आर्टिकल 23 का क्या है, उल्लंघन। अब ये राइट्स या फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारे संविधान में आर्टिकल 23, 24 है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मीन्स फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 23 में बेगार मीन्स बिना पैसे दिए आदमी किसी से काम करवाना। बलात् श्रम मीन्स फोर्स लेबर, उसकी इच्छा नहीं हो तो भी काम करवाना। मानव दुर्व्यापार ह्यूमन ट्रैफिकिज्म, खरीदारी करना, चाहे वो वेश्यावृत्ति हो सकती है सेक्स वर्कर्स के रूप में, देवदासी प्रथा, टेम्पल्स में दास प्रथा, ये सभी आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या है, इनके तहत आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपके ऊपर जुर्माना होगा। बाउंडेड लेबर बंधुआ मजदूरी मीन्स पर्टिकुलर किसी 6 महीने के लिए फिक्स कर दिया कि आपको यहाँ काम करना ही पड़ेगा, तो बाउंडेड कर दिया। 24 में है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को मना किया गया है। अगर 14 साल से कम के बच्चे हैं तो कहीं पर भी उनको कार्य नहीं करवाया जा सकता। अगर 14 से ज़्यादा और 18 से कम उन व्यक्तियों को खतरनाक व्यवसायों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे फटाके हैं, बहुत सारे बारूद का कोई काम है, इन सभी में कामों में नहीं, माइनिंग है, इन सभी में नहीं लगाया जा सकता। ऐसा किया गया है चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 मीन्स जो बाल मजदूरी संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा इसमें चेंज किया गया है। एक टॉपिक जो द हिंदू के पेज नंबर 8 पाया है, काला पानी रीजन। ये काला पानी रीजन पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में वहां पर पड़ता है। यहां पर एक रिवर बहती है काली रिवर, इसको महाकाली का पार्ट बोलते हैं, महाकाली। नेपाल इंटीग्रल पार्ट बताता है किसको, काला पानी रीजन को, जो उत्तराखंड में है। अभी क्यों डिस्प्यूटेड रहा हम अभी देखेंगे। कैलाश मानसरोवर रूट पे ये पड़ता है, कौन सा, काला पानी रीजन। और ये ट्रीटी ऑफ सुगोली हुई थी किसके, 1816 में, किसके बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। और नेपाल ये कहता है कि इस ट्रीटी के अनुसार, अगर मैं नेपाल की बात करूं, नेपाल का अगर ये मैप है, नेपाल का अगर ये मैप है तो मैं नेपाल में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो नेपाल कहता है कि जो वेस्टर्न मेरी बॉर्डर है वो महाकाली रिवर के द्वारा, महाकाली रिवर वहां तक मेरी क्या पहुंचती है, बॉर्डर। और महाकाली रिवर को अगर बॉर्डर माने तो जो काला पानी रीजन है वो भी नेपाल का माना जाता है, ऐसा नेपाल कहता है। अब यहां पर अगर मैप में देखें हम तो ये हमारा उत्तराखंड रीजन है, ये नेपाल का रीजन है, नेपाल। और ये जो रीजन है यहाँ पर, ये पूरा ये है काला पानी रीजन, यहाँ काली रिवर भी बहती है। हाल ही में हमने क्या किया है कि जो उत्तराखंड है वहाँ से पहले ये धारचूला, हमको क्या करना पड़ता था, पहले यहाँ से होते हुए हमको नेपाल होते हुए डायरेक्ट मानसरोवर यात्रा, मीन्स मैक्सिमम 85% हमारा एरिया नेपाल और चाइना होते हुए कैलाश मानसरोवर तक पहुँचता था। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि जो धारचूला रीजन है वहाँ से हमने अंदर अंदर जो सड़क बनाई है, कहाँ से,
पूरा ये जो काला पानी होते हुए और यहाँ से हम कैलाश मानसरोवर पहुँच रहे हैं, तो 85% हमारा एरिया कवर हो रहा है। लेकिन यहाँ जब सड़क बनाई है तो जो नेपाल है उसका कहना है कि ये मेरी वेस्टर्न बॉर्डर का पार्ट है, कौन सा, काला पानी रीजन, और आप इसमें सड़क निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा टेंशन का विषय है। ये है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो है काला पानी रीजन, तो ये थोड़ा सा याद रखना, काला पानी रीजन ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड बना हुआ है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ये 2017 का यूपीएससी का क्वेश्चन है कि भारत में संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है, मीन्स कौन कौन से हमको मिले हुए हैं। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, मीन्स इनकी प्रोहिबिशन इन पर, अस्पृश्यता का उल्लंघन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, और कारखानों व खदानों में मीन्स इंडस्ट्री और माइनिंग में बच्चों के नियोजन का, मीन्स उनके एम्प्लॉयमेंट का प्रोहिबिशन। तो इन दोनों में से 1 2 3 4 इसमें से आपको सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन हैं A B C एंड D, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अब एक मेंस का क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2018 में पूछा गया था, सिंपल सा। अब इसको देखते हैं। चाइना इंग्लिश में पढ़ते हैं। द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज व्यूड एज ए कार्डिनल सबसेट ऑफ चाइनाज लार्जर वर्ल्ड बैंक वन रोड इनिशिएटिव, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखो ये जो था ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट लाइन केवल हमको इतना सा बोलना है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना की अपेक्षाकृत अधिक विशाल एक पट्टी का पहल के रूप में एक मूलभूत भाग देखा जा रहा है। अब यहाँ पर हमको ये करना है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हमको क्या करना है, पहले डिस्क्रिप्शन लिखना है थोड़ा सा। तो हमारा इंडिया का मैप बना दिया हमने, मैप में कहाँ से कहाँ आ रहा है ये दर्शा दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। तो फर्स्ट आपने ये काम कर दिया। सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख सकते हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। पहले हमको ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि है क्या, उसी के पार्ट में हम लिखेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक। तो फर्स्ट बेल्ट एंड BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में लिख दिया। दूसरा हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके बारे में हमने लिखा और इसका डायग्राम बनाया। तो वन इसके बारे में डिस्क्रिप्शन और इसके बारे में डायग्राम। अब फोर्थ नंबर में हमको क्या करना है कि रीजन्स वाई इंडिया हैज डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम दी सेम, इंडिया इससे डिस्टेंस क्यों कर रहा है, तो उसके बारे में 4-5 पॉइंट में लिख देंगे कि ये POK से गुजरता है, डेप्थ ट्रैप पॉलिसी का पार्ट है, यहाँ पर जो लॉ है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किस आधार पर डिसीजन लिए जा रहे हैं, यहाँ इक्वलिटी नहीं है देशों के बीच में डिसीजंस को लेके। तो जो आपको लगता है पार्ट उन सभी को आप यहाँ पर लिख सकते हो। सस्टेनेबिलिटी देखी जाएगी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट किया जा रहा है, समुद्र में अगर डेवलपमेंट किया जाता है उससे नेचर को नुकसान तो नहीं हो रहा। ये सभी बातें आप करके तो कंक्लूजन के बाद आप 4 पार्ट हो गए। एक BRI क्या है, किसका पार्ट है, कौन सा देश, कहाँ पर ये क्या क्या काम करेगा, कहाँ कहाँ जोड़ेगा, उन सभी को लिख सकते हो डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर सेकंड में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बारे में डायग्राम जरूर बनाना ना भूले। डायग्राम बनाते ही डायरेक्टली एग्जामिनर के दिमाग में जाता है सीधा कि हाँ बच्चे को आता है और अच्छे मार्क्स देगा। तो इसको लिखने का आप कोशिश करना। आप टेलीग्राम पर इसके बारे में जो भी आप लिखोगे टेलीग्राम पर आप क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे भी डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो। आप जो भी फोटो लोगे तो डायरेक्टली अगर आपको चेक करवाना हो तो मैं भी चेक कर सकता हूं। आप व्हाट्सअप कर सकते हो 8448707667 पर। लिखने की जरूर कोशिश करना। आप जितना भी लिखो ऐसा नहीं सोचना है कि गलत होगा, आप एक बार लिखना स्टार्ट करो। मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं जिस वे में बताया है उस वे में आप लिखने की कोशिश करना। अब डेली का हम एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी रखेंगे। जो मैंने क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव, उसका आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।